दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आदित्य पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम साहित्य इतिहास वाली जो श्रृंखला थी उसी के अंतर्गत हम लोग भक्ति काल में थे और भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में हम लोगों ने ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें थीं वही बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जान ली थीं। आज हम जानेंगे कि प्रेमाख्यानक काव्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थीं और प्रेमाख्यानक काव्य में कौन कौन महत्वपूर्ण कवि और रचनाएं हैं। तो आज हम विचार करेंगे निर्गुण धारा के ही अंतर्गत आने वाली दूसरी शाखा जिसका नाम है प्रेम मार्गी शाखा, जिसे प्रेमाख्यानक काव्य भी कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो इन सब पर हम लोग आज विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम प्रेमाख्यानक काव्य। आज हमारे सामने टॉपिक है प्रेमाख्यानक काव्य। ये प्रेमाख्यानक काव्य क्या है और यह निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाला काव्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन सारी विशेषताओं पर आज हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद भारत में सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत हुई। सूफी काव्य परंपरा वैसे लोग जो प्रेम तत्व को मूल में रखकर भारत में जो पहले से बहुत सारी जो कहानियाँ आ रही थी उन्हीं को आधार बनाकर प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की गई, जिनमें रहस्य की चीज़ें यानी परमात्मा से मिलन कैसे होगी आदि आदि चीज़ें उन कहानियों के माध्यम से, उन प्रेमाख्यानकों के माध्यम से लिखी गई। तो प्रेमाख्यानक काव्य में आज हम लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चूँकि हमें इन पर ज़्यादा विचार न करके हमें तथ्यात्मक चीज़ों पर ज़्यादा विचार करना है, तो प्रेमाख्यानक काव्य को हम सूफी काव्य भी कहते हैं। और सूफी काव्य सूफी जो है, इस पर विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे लोगों ने सूफी को किन बहुत सारे शब्दों से मिलकर बताया, किसी ने सफ़ कहा है, किसी ने सूफ कहा है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो उनमें से एक बिंदु है उसी को लिया है, यानी सुफ। सुफ का मतलब होता है ऊन या ऊनी वस्त्र पहनकर जो फ़कीर लोग गाते बजाते थे उन्हीं को सूफी काव्य कहा जाता है। वे लोग ही सूफी काव्य की रचना किया करते थे। तो सुफ मैंने इसी कारण से इसका अर्थ लिया जो किसी विद्वान का ही दिया हुआ है। इसे प्रेमाख्यानक काव्य के भी कहते हैं, यानी प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जो भी काव्य लिखे गए वे कहलाए प्रेमाख्यानक काव्य या सूफी काव्य। ठीक है, तो सूफी काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य पर हम विचार करने जब शुरू करते हैं विचार करना, तो हमारे भी सबसे पहला नेट में प्रश्न ये देता है कि प्रथम कवि कौन थे सूफी काव्य परंपरा के। तो प्रथम कवि के विषय में भी विभिन्न विद्वानों में मतैक्य नहीं है, सब लोगों ने किसी किसी को माना है। तो उसी पर विचार कर लेना है। जो चार महत्वपूर्ण जो साहित्य इतिहासकार हैं उनकी जो मान्यता है उन मान्यताओं पर हमें विचार कर लेना आवश्यक है, ताकि प्रश्न जब भी दे तो हमें सहूलियत हो और हम लोग आसानी से उत्तर दे सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नेट के विद्यार्थियों के लिए, इसलिए आप आसानी से और ढंग से इसे याद कर जाएंगे। पहले जो साहित्य इतिहासकार हैं उनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है असाइत को। असाइत ने हंसावली की रचना की और इसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई थी। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दौद को प्रथम कवि माना। मुल्ला दौद ने चंदायन की रचना की और यह रचना 1379 ईस्वी में पूरी हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि ईश्वरदास हैं और इन्होंने लिखा है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 में लिखी गई है। और चौथे जो साहित्य इतिहासकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कुतुबन को माना। कुतुबन ने मृगावती की रचना की और 1501 ईस्वी में यह रचना संपन्न हुई। अब नेट में प्रश्न किया जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन थे? तो हमें उत्तर देना होगा कुतुबन। तो इसी तरह से पूछा जा सकता है, या कुतुबन को किसने प्रथम काव्य सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? और विकल्प ये चारों इतिहासकार के बारे में दे दिया जा सकता है, तो हमें चुनना होगा कि रामचंद्र शुक्ल। तो हमें इन चारों को महत्वपूर्ण ढंग से अच्छे से नोट्स पर बना करके याद कर जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे सामने अब है हंसावली, चंदायन। अब इन दो रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। हंसावली के रचनाकार हैं असाइद, जैसा कि हमने बतलाया भी अभी। और हंसावली के विषय में दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि यह विक्रम वेताल की कथा पर आधारित है, यानी इस काव्य का मूल जो स्रोत है वो विक्रम वेताल की कथा है हंसावली की। दूसरी बात, इसमें हंसावली में किसकी कहानी है? तो पाटन की राजकुमारी हंसावली की प्रेम कथा है, यानी हंसावली में पाटन की राजकुमारी हंसावली की प्रेम कहानी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दौद। चंदायन के विषय में दो महत्वपूर्ण बातें क्या है कि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दौद को संधि काल के अंतर्गत रखा था, यानी आपको हम लोगों ने पिछली कक्षा में हमने बताया भी है कि संधि काल आदिकाल को दो भागों में बांटा था, संधि काल और वगैरह वगैरह। तो ये संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दौद को इन्होंने रखा है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। और माता प्रसाद गुप्त ने इस चंदायन के विषय में कहा, इसका क्या नाम दिया? लोर कहा नाम की संज्ञा दी, या लोर कथा। चंदायन को लोर कथा कहा किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। लोर कहा भी कहा किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हमारे बीच हैं कुतुबन और मंझन। कुतुबन ने एक रचना प्रस्तुत की जिसका नाम है मृगावती। ठीक है, पहले हम जान जाते हैं कुतुबन क्या थे और कहाँ थे। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे, यानी क्वेश्चन किया जाए कि कुतुबन किनके शिष्य थे, तो हमें उत्तर देना होगा शेख बुरहान। ठीक है। दूसरी चीज़, जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, मतलब कुतुबन के आश्रयदाता कौन थे? तो जौनपुर के राजा हुसैन शाह। ये दो महत्वपूर्ण बातें कुतुबन से संबंधित हो गई। अब इनकी रचना से संबंधित बातें देखते हैं। मृगावती में किसकी कथा है? तो चंद्रनगर है। चंद्रनगर के राजा गणपति देव, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार बेटा, जो राजकुमार यानी इनके बेटे, और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की बेटी मृगावती की प्रेम कथा है। यानी मृगावती में किसकी कथा है? तो चंद्रनगर के राजकुमार गणपति देव के बेटे और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की बेटी मृगावती की प्रेम कथा है मृगावती में। मंझन ने एक रचना प्रस्तुत की मधुमालती। मधुमालती में दो कथाएं साथ साथ चलती हैं, एक मेन जो नायक हैं और नायिका है उन दोनों के बीच में, और दूसरी एक और कथा चलती है जो इसके फ्रेंड होता है ये, इसका फ्रेंड होता है ये। नहीं, मनोहर का दोस्त होता है ताराचंद और मधुमालती की मित्र होती है प्रेमा। अब ये दोनों इससे प्रेम करते हैं और ये दोनों इससे प्रेम करने लगते हैं। तो दो कथाएं चलती हैं, मनोहर और मधुमालती, और प्रेमा और ताराचंद। तो ये प्रेम कथा हो गया, प्रेम कथा है मंझन की मधुमालती। ठीक है, यानी मधुमालती से संबंधित प्रश्न किया जा सकता है कि प्रेमा या ताराचंद किस सूफी काव्य के से संबंध रखते हैं, तो हम उत्तर दे देंगे मधुमालती। मनोहर और मधुमालती कहाँ से संबंध रखते हैं? तो मधुमालती से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी से मंझन की जो मधुमालती, इससे संबंधित कोई और दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग अभी देख लेते हैं। मधुमालती से संबंधित ये दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि बनारसी दास जैन की पंक्तियां हैं, हमें याद रखनी होंगी। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। ये दो पंक्तियाँ
बनारसी दास जैन की लिखी हुई हैं, जिसमें मधुमालती और मृगावती का जिक्र है। इसके बाद इसी पुस्तक से संबंधित है कि मधुमालती जो पुस्तक है मंझन की, मधुमालती को आधार बनाकर, किसको आधार बनाकर? मधुमालती को आधार बनाकर एक दक्षिणी उर्दू के शायर थे, नाम था नसरती, जो दक्षिण भारत के थे। उन्होंने इसी को आधार बनाकर एक प्रेम कथा लिखी थी और उस प्रेम कथा का नाम था गुलशने इश्क, जो कि 17वीं शताब्दी की रचना है। इसको आधार बनाकर, मधुमालती को आधार बनाकर नसरती ने, दक्षिण भारत के जो कि थे, नसरती ने एक प्रेम आख्यानक काव्य की रचना की, जिसका नाम था, किस भाषा में लिखी थी? तो दक्कनी उर्दू में लिखी थी और उसका नाम था गुलशन इश्क, जो कि 17वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं। हमारे सामने है उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। उस्मान से संबंधित और चित्रावली से संबंधित 3 ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के, और जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन उस्मान थे और हाजी बाबा इनके यानी उस्मान के गुरु थे। इन्होंने यानी उस्मान ने चित्रावली की रचना की। इस चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। और इसमें यानी चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है। यानी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं लिखवाता हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है? तो उत्तर होगा उस्मान की रचना चित्रावली में। तो इसके बाद हम लोग विचार करेंगे आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी रचनाओं पर। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की 3 रचनाएं हैं, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और रैजतुल हकायत। ठीक है, नूर मोहम्मद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इन्होंने इंद्रावती की रचना की। इंद्रावती में कालिंजर, ये कालिंजर लिखा हुआ है, कालिंजर के राजकुमार, क्या नाम था उनका? राजकुंवर। कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है। दूसरी चीज़, रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती जो कि रचना है नूर मोहम्मद की, इसको सूफी काव्य परंपरा की समाप्ति माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा की अंतिम रचना इंद्रावती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद इनकी 2 रचनाएं और हैं, अनुराग बांसुरी और रौजतुल हकायत। रौजतुल हकायत हमें याद रखना होगा क्योंकि यह फारसी भाषा में लिखा गया काव्य है, तो हमें याद रखना होगा कि नूर मोहम्मद की वैसी रचना जो फारसी भाषा में है तो वह होगा रौजतुल हकायत। इसके बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार करते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवियों एवं महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में जाना। अभी कुछ रचनाएं और कुछ कवि शेष रह गए हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए यदि कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।